अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो 2025 की केमिस्ट्री की नई बुक आ गई है। हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पहला लेक्चर हम ले चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ते हुए हम लोगों ने जाना था लेवाइजर के बारे में, डुब्रीनर के ट्राइएड्स के बारे में, न्यूलैंड के ऑक्टेव्स के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं एक और बहुत ही अमेजिंग साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है डिमिट्री मेंडलीव, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में डिमिट्री मेंडलीव की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, इस बात का अंदाज़ा अब इससे लगाइए कि डिमिट्री मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल का फादर कहा जाता है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि बताएं पीरियोडिक टेबल का फादर कौन है, तो क्या बताएंगे? डिमिट्री मेंडलीव। कौन है? डिमिट्री मेंडलीव, जो एक रशियन केमिस्ट थे, डिमिट्री मेंडलीव। सो डिमिट्री मेंडलीव। सो डिमिट्री मेंडलीव जो हैं, इनको कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्योंकि जो टेबल का कंसेप्ट है वो एक्चुअल में डिमिट्री मेंडलीव ने ही दिया था। सो न्यूलैंड के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? न्यूलैंड ने ग्रुपिंग का कंसेप्ट दिया था। न्यूलैंड ने 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है, 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। लेकिन जो मेंडलीव हैं उन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। कितने एलिमेंट्स को? 63 एलिमेंट्स को। एमसीक्यूज आ सकता पेपर में, आपकी बुक में मेंशन है, आपको करना है। सो कितने एलिमेंट्स को डिमिट्री मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया? 63 एलिमेंट्स को, क्योंकि उस वक्त साइंटिस्ट को यही नॉन थे, सिर्फ यही एलिमेंट्स के बारे में पता था, ठीक है, इन्हीं एलिमेंट्स के बारे में साइंटिस्ट को पता था। तो उस वक्त के 63 एलिमेंट्स को मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था। सो जो डिमिट्री मेंडलीव हैं एक्चुअल में ये अकेले नहीं थे, यहाँ पे एक और साइंटिस्ट भी थे जो सेम टाइम पे उभरे थे, ठीक है, सेम टाइम पे उनके बारे में पता लगा था लोगों को। वो कौन थे? वो थे लोदर मेयर, ठीक है। सो मैं क्या बता रही कि न्यूलैंड के बाद एक्चुअल में सिर्फ डिमिट्री मेंडलीव नहीं आए थे, दो साइंटिस्ट आए थे एट ए टाइम। कहा जाता है दोनों साइंटिस्ट एट ए टाइम आए थे। कौन कौन? डिमिट्री मेंडलीव जो एक रशियन केमिस्ट थे, और एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था लोदर मेयर। क्या नाम था? लोदर मेयर। ये देखो भाई, दोनों मुकाबले में आ गए, है ना। सो डिमिट्री मेंडलीव और लोदर मेयर। अब ज़रा एक बात आपको याद रखनी है, ठीक है, जो दोनों साइंटिस्ट हैं डिमिट्री मेंडलीव और जो लोदर मेयर हैं, इनकी आपस में कोई दोस्ती नहीं थी। जो मेंडलीव हैं वो रशियन थे। मेंडलीव कौन से केमिस्ट थे? मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट थे। कौन से केमिस्ट थे? एक रशियन, मतलब रशिया में रहते थे, रशियन केमिस्ट थे। जबकि जो लोदर मेयर हैं वो एक जर्मन केमिस्ट थे। वो कौन से थे केमिस्ट? जर्मन केमिस्ट। वो एक जर्मन केमिस्ट थे। तो जो मेंडलीव हैं और जो लोदर मेयर हैं, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था, इनकी आपस में कोई दोस्ती नहीं थी, ठीक है। एक यहाँ पर बैठे हुए रशिया में और दूसरे वहाँ पर बैठे हुए जर्मनी में। बात समझ आ गई? लेकिन ये दोनों एक ही चीज़ पर काम कर रहे थे। ये दोनों एक ही चीज़ पर काम कर रहे थे, एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने पर। ये किस पर काम कर रहे थे? एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने पर। यानी दोनों एक ही काम कर रहे थे, एलिमेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन हुआ यूँ कि जो कहा जाता है कि दोनों ने एग्जैक्टली सेम चीज़ डिस्कवर की, दोनों एक ही चीज़ पर काम कर रहे थे, इन दोनों ने एक जैसे रिजल्ट निकाले और एग्जैक्टली सेम टाइम पर निकाले। इन दोनों ने एक जैसे रिजल्ट एग्जैक्टली सेम टाइम पर निकाले। सो मेंडलीव अपनी अलग से रिसर्च कर रहे थे रशिया में, और लोदर मेयर अलग से रिसर्च कर रहे थे जर्मनी में। इन दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन इनका जो रिसर्च का टॉपिक है वो सेम ही था, और इन दोनों ने एक जैसे रिजल्ट निकाले एग्जैक्टली सेम टाइम पे। लेकिन ज़्यादा फेमस हुए मेंडलीव, लोदर मेयर नहीं हो पाए। क्यों?
क्योंकि जो डिमिट्री मेंडलीव है ना, इन्होंने अपना काम जल्दी पब्लिश करवा लिया था। सो मेंडलीव साहब ने अपना काम जल्दी पब्लिश करवा लिया था। और आपको पता है ना, साइंस में होता है कि जो ट्राइब्यूट है वो उसी को दिया जाता है जिसका काम पहले पब्लिश होता है। सो मेंडलीव का काम चूँकि पहले पब्लिश हुआ था, तो इसलिए फिर मेंडलीव को ही ज़्यादा फेम मिला, ठीक है। लोदरमेयर को इतना फेम नहीं मिला, लेकिन काम दोनों ने एग्जैक्टली सेम किया था और सेम टाइम पे किया था, ठीक है। किस किसने? मेंडलीव जी ने और लोदरमेयर दोनों ने सेम काम किया था। लेकिन क्या हुआ, मेंडलीव ने अपना काम पब्लिश जल्दी करवा लिया और लोदरमेयर पब्लिश करवाने में थोड़े से लेट हो गए, ठीक है, थोड़े से लेट हो गए। अच्छा, इन दोनों का कंसेप्ट क्या था, डिमिट्री मेंडलीव का और लोदरमेयर का? सो एक ऐसा कंसेप्ट बताने जा रही हूँ जो दोनों का सेम था। इन्होंने क्या देखा? सो इन्होंने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, properties of elements are periodic, properties of elements are periodic function of their atomic masses, of their atomic masses। तो ये स्टेटमेंट था मेंडलीव जी के पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। सर हमें एटॉमिक मास का तो पता, पर ये बताइए कि ये पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब होता है? अच्छा, सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनके एटॉमिक मैसेज का, ठीक है। किसका? एटॉमिक मैसेज का। तो सेम ही चीज़ है, मतलब जो शुरू में साइंटिस्ट थे जैसे न्यूलैंड थे, उन्होंने भी तो अरेंज किस बेस पे किया था, लाइक एटॉमिक मैसेज, ठीक है, उन्हीं के बेस पे किया था। तो मेंडलीव जी भी एटॉमिक मैसेज की बेस पर ही अरेंज करेंगे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक मैसेज का पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। ये पीरियोडिक लॉ है, ये मेंडलीव जी का पीरियोडिक लॉ है। ये जो स्टेटमेंट है ये मेंडलीव जी का पीरियोडिक लॉ है, पीरियोडिक लॉ है, ठीक है। अब देखें पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब है। जैसे आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है, मतलब y इज़ फंक्शन ऑफ x, एक y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दूसरे लफ्ज़ों में इसको क्या पढ़ सकते हैं, y इज़ इक्वल टू लाइक y इज़ फंक्शन ऑफ x, y इज़ फंक्शन ऑफ x। और दूसरे एक और ज़बान में हम बोल सकते हैं y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x। सो फंक्शन होने का मतलब ये है कि चीज़ डिपेंड करती है उस पर। जैसे अगर हम बोलते हैं कि ये y फंक्शन है x का, तो इसका मतलब ये है कि y डिपेंड करता है x पे, y डिपेंड करता है x पे। जैसे जैसे आप x चेंज करेंगे वैसे वैसे y चेंज होगा, क्योंकि y डिपेंड करता है x पे, तो मतलब y फंक्शन है x का, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये मतलब है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, के मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक मैसेज का फंक्शन है। तो जैसे जैसे आप एटॉमिक मास बदलोगे वैसे वैसे प्रॉपर्टीज़ बदलेंगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ क्या है, फंक्शन है एटॉमिक मास का, तो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास पे। जैसे जैसे आप एटॉमिक मास बदलोगे वैसे वैसे प्रॉपर्टीज़ भी बदलेंगी। तो ये था मेंडलीव का लॉ। अच्छा बच्चों, जो मेंडलीव हैं और जो लोदरमेयर हैं, या इनका एक और फ़र्क भी था। कंसेप्ट तो दोनों सेम ही लेकर आए थे, यही लॉ दोनों लेकर आए थे, एट ए टाइम लेके आए, लेकिन इस लॉ को समझाने के लिए मेंडलीव ने यूज़ किया था टेबल, ठीक है। मेंडलीव ने यूज़ किया था टेबल, और जो लोदरमेयर हैं उन्होंने भी सेम कंसेप्ट समझाया, पर उन्होंने समझाया एक ग्राफ के ज़रिए से, ठीक है, ग्राफ के ज़रिए से, एक कर्व के ज़रिए से समझाया, ठीक है। इन्होंने एक ग्राफ के ज़रिए से, एक कर्व के ज़रिए से समझाया। तो चलिए देखते हैं लोदरमेयर का कर्व क्या था। अच्छा बच्चों, तो लोदरमेयर ने जिस तरह से अपने कंसेप्ट को बताया वो एक ग्राफ था, ठीक है। ग्राफ के ज़रिए से उन्होंने एक्सप्लेन किया अपने कंसेप्ट को। सो ये कुछ इस तरह का ग्राफ था, ठीक है, जिसके एक्स एक्सिस पे उन्होंने एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास को रखा, दोनों का सेम ही मतलब है, ठीक है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। चलिए मैं एटॉमिक मास लिख देती हूँ। सो यहाँ पे उन्होंने एटॉमिक मास रखा और वाई एक्सिस पे उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम को रखा। सो ये उनका कंसेप्ट था।
तो यहाँ पे एटॉमिक मास, यहाँ पर एटॉमिक वॉल्यूम। तो उन्होंने बोला देखो जैसे जैसे एटॉमिक मास बदल रहा है वैसे वैसे एटॉमिक वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, यानी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको पता है ना कि जो वाई एक्सिस पे है वो डिपेंड करता होता है एक्स एक्सिस वाली वैल्यू पे, ठीक है। तो उन्होंने बताया यहाँ पे ग्राफ क्या बता रहे हैं कि जो एटॉमिक वॉल्यूम है ये डिपेंड करता है एटॉमिक मास पे। ये किस पर डिपेंड करता है, ये एटॉमिक वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पे। बोलो बच्चों, एटॉमिक वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पे। तो मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये बोल सकती कि जो ये प्रॉपर्टी है एटम की प्रॉपर्टी होती है ना एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या है, प्रॉपर्टी है। तो क्या बोल सकते हैं कि जो एटम की या एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, जैसे उसका वॉल्यूम हो गया, वो क्या है, फंक्शन है एटॉमिक मास का। वो क्या है, फंक्शन है एटॉमिक मास का। सो ये कंसेप्ट उनका किस तरह से चला, तो देखिए ज़रा, उन्होंने बोला कि जैसे जैसे आप एटॉमिक मास बढ़ाते हो वैसे वैसे एटॉमिक वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो मतलब एटॉमिक वॉल्यूम डिपेंड करता है वैल्यू पे एटॉमिक मास की, यानी कि एटॉमिक वॉल्यूम डिपेंड करता है वैल्यू पे एटॉमिक मास की। अच्छा, तो अब ज़रा चेक करें, तो इस ग्राफ को थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पे पीक पे सोडियम है, यहाँ पे पोटासियम है, यहाँ पे रुबिडियम है। तो अब ये कौन है, ये अल्कली मेटल्स हैं। तो टॉप पे अल्कली मेटल्स हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए तो असेंडिंग ग्राफ पे, असेंडिंग जो ऊपर चढ़ते हुए, ठीक है, सो असेंडिंग ग्राफ पे तो यहाँ पे फ्लोरीन होता है, हेलोजिन, यहाँ पे हेलोजिन, ये भी असेंडिंग ग्राफ है। हेलोजिन क्लोरीन है, ये भी असेंडिंग है, यानी ऊपर चढ़े। तो ये क्या है, ब्रोमीन है। तो हेलोजिन जो है वो असेंडिंग ग्राफ पे हैं। इसी तरह से जो डिसेंडिंग ग्राफ है, नीचे की तरफ आ रहा है, वहाँ पे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है। और लेट से यहाँ बॉटम पे कुछ भी एलिमेंट्स हैं जैसे एक्स, वाई और जी। बात समझ आ गई। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जितने भी एलिमेंट्स जो यहाँ पीक पे मौजूद हैं अल्कली मेटल्स, इन सब की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं। मेंडलीव ने भी यही बोला था। उन्होंने बोला कि जो राइजिंग ग्राफ है, ठीक है, जिस पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नज़र आ रहे, ये चूँकि एक ही पोजीशन पे हैं, सब राइजिंग ग्राफ पे हैं, तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, ठीक है, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। और ये जो फॉलिंग ग्राफ पे हैं, ये जो फॉलिंग ग्राफ पे हैं जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, तो ये सब फॉलिंग ग्राफ पे हैं, ये तीनों, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो देखें लाइक ग्राफ नीचे आ रहा, ग्राफ नीचे आ रहा, ग्राफ नीचे आ रहा। सो ये जो फॉलिंग ग्राफ पे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, इन सब की प्रॉपर्टीज़ सेम है, यानी जिनकी पोजीशन सेम है कर्व पे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। ये कंसेप्ट था लोदर मेयर का, ठीक है, जिनकी कर्व पे पोजीशन सेम है उनकी प्रॉपर्टी सेम। तो दरअसल ये भी यही एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, लाइक वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास पे। ये वही सेम कंसेप्ट है जो किन्होंने दिया था, जो मेंडलीव जी दे रहे थे। तो दोनों सेम ही बात कह रहे हैं, पर इन्होंने अपनी बात समझाई कैसे, लाइक ग्राफ के ज़रिए से। तो इन्होंने बोला जो पीक पे हैं जैसे सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, ये सब सेम हैं। जो राइजिंग ग्राफ पे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी चूँकि पोजीशन सेम है राइजिंग ग्राफ, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। जो फॉलिंग पे हैं जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। जो बॉटम पे हैं एक्स, वाई, जी, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। अब आप सपोज करें, अब ऐसा तो नहीं कि राइजिंग ग्राफ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट फ्लोरीन होगा, और भी कोई एलिमेंट हो सकता है। लेट से अब ये एक्स, वाई, जी चलें, लेट से यहाँ पे कोई एलिमेंट ए है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एलिमेंट बी है, यहाँ पे कोई एलिमेंट सी है। मतलब कोई एक ही जो फॉलिंग ग्राफ है उस पर बहुत से एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ मैग्नीशियम ही हो फॉलिंग ग्राफ पे, कोई ए भी हो सकता। सो ज़रूरी नहीं है सिर्फ कैल्शियम ही हो, कोई सी भी हो सकता। ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्ट्रोंटियम हो, कोई डी भी हो सकता। सो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स राइजिंग ग्राफ पे पॉसिबल हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फॉलिंग ग्राफ पे पॉसिबल है। तो उनको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे ग्राफ के ज़रिए से, तो ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाना था। तो साइंटिस्ट को जो लोदर मेयर का एक्सप्लेन करने का तरीका था अपने कंसेप्ट को, वो पसंद नहीं आया, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ग्राफ बना दिया, कर्व बना दिया, कर्व में ऊपर नीचे, फिर दरमियान में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही, ठीक है। सो लोदर मेयर अपने कंसेप्ट को समझा नहीं पाए आसान तरीके में, ठीक है, मेंडलीव कर पाए, ठीक है, मेंडलीव कर पाए। हमें ये कर्व अच्छी नहीं लग रही, हमें ये कर्व करनी भी नहीं है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। सो हमें ये कर्व अच्छी नहीं लग रही, समझ नहीं आ रही, तो हमें क्या अच्छा लगता अगर यही बात, ये सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो यही बात अगर हमें कोई समझाता, इनको एक ही कॉलम में रख के, एक ही ग्रुप में रख के,
जैसे मेंडलीव जी ने समझाई थी तो ज़्यादा अच्छी लगती। तो मतलब जो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं उनको इस तरह ग्राफ में पीक पे रखने के बजाय अगर हमें कोई इस तरह एक लाइन में अरेंज करके देता टेबल की फॉर्म में तो वो हमें ज़्यादा पसंद आता। मेंडलीव जी ने किया, मेंडलीव ने टेबल का कंसेप्ट दिया। मतलब मेंडलीव और लोदरमेयर दोनों के पास सेम इन्फॉर्मेशन है। लोदरमेयर कैसे समझा रहे हैं, कर्व के ज़रिए से, ठीक है, लेकिन जो मेंडलीव हैं वो कैसे समझा रहे हैं, टेबल के ज़रिए से। और टेबल बहुत आसान सा था, अच्छे से समझ में आया, साइंटिस्ट को सबको पसंद आया। और जो मेंडलीव हैं, मेंडलीव से किसी ने पूछा था कि भाई मेंडलीव जी आपके जहन में ये टेबल का कंसेप्ट कैसे आया, तो मेंडलीव बताते हैं कि इनकी अगर आप बायोग्राफी पढ़ो तो ये बताते हैं कि मैं रात को सोया हुआ था और ख्वाब में मैंने पीरियोडिक टेबल देखा। उस वक्त मैं एलिमेंट्स पे काम कर रहा था, तो मैंने ख्वाब में पीरियोडिक टेबल देखा। सुबह उठ के उन्होंने क्या किया, ताश के पत्ते लिए, ठीक है, हर एक पत्ते पे एलिमेंट का नाम लिखा और ज़मीन पे सारे ताश के पत्ते फैला दिए और फिर उनको अरेंज करने लगे, तो फिर इनके पास पीरियोडिक टेबल बना। ठीक है, सो सर हमें तो कभी नहीं ऐसे ख्वाब आए, लेकिन उनका कहना था कि उनको ख्वाब में ये आइडिया आया कि क्यों ना ये जो मेरा कंसेप्ट है मैं उसको टेबल की शक्ल में पेश करूं, ठीक है, टेबल की शक्ल में पेश करूं। तो इस तरह उन्होंने फिर पीरियोडिक टेबल बनाया था। जो टेबल था मेंडलीव जी का, ठीक है, उसमें उन्होंने 8 ग्रुप्स बनाए। 8 ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स ये आपको याद रखना है, ठीक है, ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स बनाए, 8 ग्रुप्स बनाए मेंडलीव जी ने अपने पीरियोडिक टेबल में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाइक ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनको ग्रुप्स का नाम दिया और इन वर्टिकल कॉलम्स में उन्होंने सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को रखा। उन्होंने सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को रखा, ठीक है, कि ये जो इस ग्रुप में है, लेट्स से ये पहला ग्रुप है, ये कोई दूसरा ग्रुप है, तो ये जो पहला ग्रुप है इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। तो इन्होंने 2 चीज़ों को फॉलो किया। एक तो ये कि इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज करना है। किसकी बेस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्होंने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग, बोलो बच्चों शाबाश, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बेस पे इन्होंने अरेंज किया। सो इन्होंने बताया कि भाई टोटल 8 ग्रुप्स हैं, तो ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, तीसरा, और एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सब की प्रॉपर्टीज सेम हैं, ठीक है, उन सब की प्रॉपर्टीज सेम हैं, या फिर लाइक एक पैटर्न में इंक्रीज करती हैं या डिक्रीज करती हैं। वो पैटर्न क्या है, वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एटॉमिक रेडियस को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी बहुत चैप्टर पढ़ा है हमारा। अच्छा, सो 8 ग्रुप्स हैं इसमें। इन्होंने 7 पीरियड्स बनाए। सो पीरियड का कंसेप्ट भी मेंडलीव जी ने दिया था। तो मेंडलीव जी ने बोला लाइक अगर इस तरह हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं, ये हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, इनको पीरियड्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, पीरियड। तो ये हो गया फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये हो गया 6, और ये हो गया 7th। तो इन्होंने कितने पीरियड बनाए अपने पीरियोडिक टेबल में, 7 पीरियड, ठीक है। कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया बताया था शुरू में, शाबाश बच्चों बोलो, 63 एलिमेंट्स को। कितने एलिमेंट्स को, 63 एलिमेंट्स को। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, इन्होंने 8 ग्रुप्स बनाए अपने पीरियोडिक टेबल में और 7 पीरियड्स बनाए, और 7 पीरियड्स बनाए। फिर से एक दफ़ा रिवाइज करवाती हूँ। तो 2 साइंटिस्ट आए एट ए टाइम, मेंडलीव और लोदरमेयर। तो दोनों का कंसेप्ट क्या था कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक मैसेज का, उनके एटॉमिक मैसेज का। बोलो बच्चों किसका, उनके एटॉमिक मैसेज का। तो दोनों ने ही सेम कंसेप्ट दिया था, मेंडलीव जी ने भी और लोदरमेयर जी ने भी, लेकिन क्या एक्सप्लेनेशन का तरीका डिफरेंट था। लोदरमेयर ने एक्सप्लेन किया कर्व के ज़रिए से, जो कॉम्प्लिकेटेड थी, समझने में मुश्किल थी, जबकि मेंडलीव जी ने वही कंसेप्ट दिया टेबल की फॉर्म में, बहुत आसान बना के, ठीक है। तो मेंडलीव को फेम मिला, जबकि लोदरमेयर को उस तरह से फेम नहीं मिला। तो मेंडलीव जी का पीरियोडिक टेबल कैसा था, तो उसमें ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स थे, और उसमें कितने पीरियड्स थे, और उसमें कितने पीरियड थे, 7 पीरियड्स थे, ठीक है। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ग्रुप्स हैं, इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये पीरियड्स हैं। अरेंज किया इन्होंने 63 एलिमेंट्स को, और अरेंजमेंट इन्होंने किस बेस पे किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बेस पे। अच्छा, मेंडलीव के काम को, ये इनका काम है, बाकी जितने भी साइंटिस्ट थे ना उनका काम रिजेक्ट इस वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। किसके लिए, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए। मतलब जो ही कोई अनडिस्कवर्ड एलिमेंट आता
तो उनका काम ख़राब हो जाता। जैसे आपने देखा था न्यूलैंड को, ठीक है, न्यूलैंड ने जब ऑक्टेव्स दिए थे तो नोबेल गैसेस जैसे ही आई तो न्यूलैंड का ऑक्टेव्स का कंसेप्ट ख़राब हो गया। लेकिन मेंडलीव बड़े से आने निकले। मेंडलीव ने जब अपना टेबल बनाया तो इन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी, ठीक है, इन्होंने अपने टेबल में जगह छोड़ी। इनका टेबल बड़ा फ्लेक्सिबल था कि जब भी कोई नया एलिमेंट आता तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जगह होती थी उसके लिए। ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की ब्यूटी थी। और फिर मेंडलीव ने सिर्फ एलिमेंट्स की जगह नहीं छोड़ी, बल्कि उस जगह पर कौन सा एलिमेंट आएगा उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताया, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताया। तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने जगह छोड़ी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए। अब फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होता, मेंडलीव के टेबल में उसके लिए जगह होती। और मेंडलीव ने सिर्फ जगह नहीं छोड़ी, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, उसका एटॉमिक मास क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। बहुत बातें बता दी मेंडलीव जी ने। वाह, क्या बड़े साइंटिस्ट हैं, क्या ये जादूगर है। मतलब कुछ अभी मिला नहीं, कोई चीज़ है जो अनडिस्कवर्ड है, अभी मिली नहीं किसी को, लेकिन वो कैसी होगी मेंडलीव बता रहे हैं, मेंडलीव बता रहे हैं। जी हाँ, ये मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल की सक्सेस है उसका सबसे बड़ा राज ही यही था, क्योंकि मेंडलीव जी ने एक एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ और मेंडलीव पहले ही उसकी प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं प्रिडिक्ट करके, और बाद में जब वो एलिमेंट डिस्कवर होता है तो वो सेम प्रॉपर्टीज़ दिखाता है जो मेंडलीव जी ने पहले ही बता रखी थी। तो वक्त के साथ साथ जूं नए एलिमेंट डिस्कवर होते गए, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल सच साबित होने लगा और ज़्यादा अच्छा लगने लगा सबको, क्योंकि जब एक नया एलिमेंट डिस्कवर होता तो मेंडलीव पहले से ही मेंडलीव के टेबल में जगह होती थी उसके लिए, और उसकी जब प्रॉपर्टीज़ देखी जाती एक्सपेरिमेंटली तो पता लगता वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेंडलीव जी ने पहले ही बता रखी हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा उसकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की ब्यूटी थी कि गैप्स मौजूद थे फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। गैप्स जैसे कहा जाता है, मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने अब ये गैप्स इन्होंने छोड़े किस बेस पे थे, जैसे इनको उस वक्त के एल्यूमिनियम डिस्कवर्ड था, ठीक है, उसका एटॉमिक मास था 27। इंडियम डिस्कवर्ड था जिसका एटॉमिक मास था 115। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास था 27, इंडियम का एटॉमिक मास था 115। तो इन्होंने देखा 27 115 के दरमियान बहुत बड़ा गैप है, 27 और 115 के दरमियान बहुत बड़ा गैप है। तो इनका था कि इनके दरमियान में यकीनन कोई नया एलिमेंट आएगा, इनके दरमियान में यकीनन कोई नया एलिमेंट आएगा। और चूँकि ये सेम ग्रुप में है तो उनको पता था जैसी प्रॉपर्टीज़ एल्यूमिनियम की हैं, जैसी प्रॉपर्टीज़ इंडियम की हैं, वैसी ही प्रॉपर्टीज़ वो एलिमेंट भी दिखाएगा। तो इस बेस पे उन्होंने एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट कर लिया था। समझ आ गई बच्चों, कोई जादूगर नहीं थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अकल इस्तेमाल की कि यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 है, इंडियम का 115 है, तो उन्होंने बोला बहुत बड़ा गैप है एटॉमिक मास का, एटॉमिक वेट का, यहाँ पर दरमियान में यकीनन कोई ऐसा एलिमेंट है जो अभी तक हमें नहीं पता, जो इनके दरमियान में आएगा, जो इनके दरमियान में आएगा। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चूँकि वो इसी ग्रुप में होगा जहाँ पे एल्यूमिनियम है और जहाँ पे इंडियम है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, जैसे एल्यूमिनियम की हैं जैसी प्रॉपर्टीज़ इंडियम की हैं। तो बाद में हुआ एलिमेंट डिस्कवर्ड थोड़े ईयर से बाद, जिसका नाम था गैलियम, और एक्सपेरिमेंटली देखा गया गैलियम वाज प्रेजेंटिंग द सेम प्रॉपर्टीज दैट वर प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव। जो मेंडलीव जी ने प्रिडिक्ट की थी सेम प्रॉपर्टीज दिखा रहा था। इसी तरह सिर्फ गैलियम को ही नहीं, इन्होंने एक और ग्रुप में भी गैप छोड़ा था, जैसे सिलिकॉन के बाद और टिन से पहले, ठीक है, स्ट्रोंटियम भी बोलते हैं, टिन भी बोलते हैं, तो टिन से पहले। सिलिकॉन का एटॉमिक मास था 28, टिन का था 119, तो बहुत बड़ा गैप था। तो इनको पता था यहाँ पे कोई दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में कोई एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक वेट सिलिकॉन और टिन के दरमियान में होगा, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी ही होंगी जैसी सिलिकॉन की हैं, जैसी टिन की हैं। तो बाद में वो डिस्कवर हुआ था जर्मेनियम, ठीक है। तो जर्मेनियम भी दरअसल मेंडलीव जी की प्रिडिक्शन की वजह से बहुत जल्दी डिस्कवर हो गया था, क्योंकि जाहिर है जब प्रॉपर्टीज़ पता लग जाए किसी चीज़ की आपको, तो उसको ढूंढना फिर मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह जो मेंडलीव जी हैं वो बहुत फेमस हुए, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स फिट आते गए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। फिर एक मसला हुआ, मसला था आइसोटोप्स का। सबसे बड़ा मसला आइसोटोप्स का था। जैसे अगर मैं सिंपल बात करती हूँ हाइड्रोजन की, ठीक है, एक कौन से एलिमेंट की बात करती हूँ, हाइड्रोजन की, ठीक है। हाइड्रोजन के आपको पता है कितने आइसोटोप्स होते हैं? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? बोलो बच्चों, शाबाश। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। लिख लेते हैं,
तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, और कौन होता है ड्यूट्रियम, और कौन होता है ट्रीटियम। ठीक है, सो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। सो प्रोटियम का एटॉमिक मास 1 होता है, ड्यूट्रियम का 2 होता है, ट्रीटियम का 3 होता है। अच्छा, तो यहाँ पे मसला हो गया। अब एक हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है और उस हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। आप ये समझ लें एक हाइड्रोजन की अलग अलग शक्लें, ठीक है, 3 शक्लें हैं हाइड्रोजन की। और मेंडलीव अरेंज किस बेस पे कर रहे हैं एलिमेंट्स को, उनके एटॉमिक मास की बेस पे, उनके एटॉमिक मास की बेस पे। और सिर्फ हाइड्रोजन की 3 शक्लों के तीनों के अलग अलग एटॉमिक मासेस हैं। अब वो किसको कहाँ पे रखें, वो मेंडलीव है वो फंस गए, मतलब जो आइसोटोप्स हैं उनको वो अरेंज नहीं कर पाए। उन्होंने बोला था कि हर आइसोटोप को डिफरेंट जगह मिलेगी। किस वजह से डिफरेंट जगह मिलेगी, क्योंकि हर आइसोटोप के एटॉमिक मासेस डिफरेंट हैं। ज़ाहिर है एक का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है। तो हर आइसोटोप है उसको डिफरेंट जगह मिलेगी पीरियोडिक टेबल में, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि कौन सी जगह मिलेगी। तो अब क्या हीलियम की जगह पे ड्यूट्रियम को रख देंगे हम, तो फिर हीलियम कहाँ जाएगा। तो मेंडलीव अपनी ही बातों में फंस रहे थे बहुत जगहों पे, ठीक है, अपनी ही बातों में फंस रहे थे। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी साइंटिस्ट हैं। मेंडलीव को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, पर इनको फेमस बहुत हुए और इनके नाम पे पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट मौजूद है मेंडलीवियम, ठीक है। तो साइंटिस्ट के नाम पे एलिमेंट का नाम इसलिए रखा जाता है ताकि जब तक ज़ाहिर है पीरियोडिक टेबल रहेगा वो एलिमेंट रहेगा और उस एलिमेंट के नाम वाला साइंटिस्ट जो है वो भी ज़िंदा रहेगा। तो मेंडलीव के नाम पे एक एलिमेंट का नाम है मेंडलीवियम। मे बी मैं स्पेलिंग गलत लिख पाऊँ, सो मेंडलीवियम। तो मेंडलीव फिर जब फंस गए तो एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मोज़ले। सो मेंडलीव के काफ़ी अरसे बाद 1913 में मोज़ले आए। सो इन 1913 सो मोज़ले केम। तो मोज़ले जी ने 1930 में मोज़ले जी की एंट्री हुई साइंस की वर्ल्ड में, क्योंकि 1913 में मोज़ले जी ने एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बताया एटम की जिसके बारे में पहले कोई नहीं जानता था। जी हाँ, मेंडलीव भी नहीं जानते थे। सो उस वक्त ये समझा जाता था कि किसी भी एटम की जो यूनिक प्रॉपर्टी है मेंडलीव के टाइम पे कि वो जो है उसका एटॉमिक मास होता है, क्योंकि उस वक्त एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में किसी को ज़्यादा नहीं पता था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उस वक्त किसी को ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन मोज़ले के टाइम पे पता था। तो मोज़ले जी ने क्या किया, एक एटम लिया, उन्होंने क्या किया, एक एटम लिया और उस एटम पे बम्बार्डमेंट करवाई एक्सरेज की, ठीक है, एक्सरेज की। तो जब बम्बार्डमेंट करवाई तो उस एटम ने क्या किया, लाइक कुछ एक्सरेज को अपने अंदर ऐसे एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ फ्रीक्वेंसी की एक्सरेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ को इमिट कर दिया, ठीक है, कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ को इमिट कर दिया। अब जो ये सेंटर में न्यूक्लियस है, सो कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ को इमिट कर दिया। सो जो इमिट किया, ठीक है, जो लाइट के पैटर्न को, जो रेज के पैटर्न को इमिट किया उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। उसको क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा। और उन्होंने देखा कि जब उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स पे एक्सरेज गिराई तो हर एलिमेंट का जो इमिशन स्पेक्ट्रा है वो डिफरेंट था। हर एलिमेंट का जो इमिशन स्पेक्ट्रा है वो क्या था, डिफरेंट था। तो यहाँ से मोज़ले को पता लगा कि जो एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी होती है, जो किसी एटम की यूनिक प्रॉपर्टी होती है, वो दरअसल उसका इमिशन स्पेक्ट्रा होता है। और इसी इमिशन स्पेक्ट्रा को यूज़ करके निकाला गया एटॉमिक नंबर। वो क्या निकाला गया, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, ठीक है। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। इनको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से। अच्छा, तो एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट किसने दिया, मोज़ले ने। कोई पूछे कैसे, तो बच्चों क्या, एक्सरे का बम्बार्डमेंट करवाया, तो जो एक्सरेज कुछ एब्जॉर्ब कर ली एटम ने, कुछ इमिट हुई, ठीक है। तो जो इमिट हुई उनसे निकाला गया एटॉमिक नंबर और देखा गया कि हर एलिमेंट के एटम ने डिफरेंट रेज इमिट की, तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर भी दिया, तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर भी दिया। मोज़ले जी ने कहा था कि जैसे जो पूरी दुनिया है, ठीक है, उसमें किसी भी इंसान का फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता। आपको पता है शक्लें सेम हो सकती हैं, हर चीज़ सेम हो सकती है, बट फिंगरप्रिंट एक ऐसी आइडेंटिटी है जो पूरी दुनिया में मौजूद हर बंदे की डिफरेंट है, ठीक है। तो उन्होंने बोला जैसे फिंगरप्रिंट होता है ह्यूमंस का, वैसे ही एलिमेंट्स का फिंगरप्रिंट, एलिमेंट्स की आइडेंटिटी
यूनिक प्रॉपर्टी उनका एटॉमिक नंबर होता है। किसी एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता किसी दूसरे एलिमेंट की तरह, ठीक है, किसी दूसरे एलिमेंट की तरह। तो अब उन्होंने देखा कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं सब का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना टेबल की फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे। किसकी बेस पे? एटॉमिक नंबर की बेस पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बेस पे। तो लिख लेते। सो इन 1913 मोज़ले अरेंज्ड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग। तो इन्होंने एक्सरे बम्बार्टमेंट करवा के हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड कर लिया, ठीक है, और फिर इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स की बेस पे। सो इन 1913 मोज़ले अरेंज्ड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर मीन प्रोटॉन नंबर, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर मीन प्रोटॉन नंबर। तो एलिमेंट्स को किस बेस पे अरेंज किया? एटॉमिक नंबर की बेस पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बेस पे। बात समझ आ गई? अच्छा, तो फिर इसी तरह जो पीरियोडिक लॉ मेंडलीव जी ने दिया था वो मॉडिफाई हो गया, ठीक है, वो क्या बन गया? मेंडलीव जी ने क्या बोला था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होती हैं बच्चों? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इन्होंने मॉडिफिकेशन क्या किया? मेंडलीव जी बोल रहे थे एटॉमिक मैसेज, लेकिन मोज़ले ने क्या बोला कि एटॉमिक मैस की बेस पे कहना सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत से एलिमेंट्स का एटॉमिक मैस सेम हो सकता है। जैसे आपने देखा हाइड्रोजन का आइसोटोप सेम एटॉमिक मैस दिखा रहा था जैसा हीलियम का होता है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मैस पर नहीं बल्कि किस पर डिपेंड करती हैं? उनके एटॉमिक नंबर पर। किस पर डिपेंड करती है? उनके एटॉमिक नंबर पर, ठीक है। तो अगर आपने किसी एलिमेंट को जज करना है तो उसको उसके एटॉमिक नंबर की बेस पे करो, ना कि एटॉमिक मैस की बेस पे। तो इस तरह आइसोटोप का कंसेप्ट भी मसला भी हल हो गया, क्योंकि आइसोटोप में क्या मसला आ रहा था? लाइक प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम में। सो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, इनमें क्या मसला आ रहा था कि लाइक प्रोटियम का एटॉमिक मैस 1 था, ड्यूट्रियम का 2 था, ट्रीटियम का 3 था, ये मसला था। लेकिन देखा गया ये एटॉमिक मैस का मसला था, ठीक है। देखा गया कि जब एटॉमिक नंबर की बात आई तो हाइड्रोजन की कोई भी शक्ल ले लो, प्रोटियम ले लो, ड्यूट्रियम ले लो, ट्रीटियम ले लो, जब वो हाइड्रोजन की है तो उन सब का एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। आपको पता पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर पे हाइड्रोजन आता, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1, ठीक है, क्या होता है? 1। तो उन्होंने क्या बोला कि कोई भी आइसोटोप ले लें हाइड्रोजन का, उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। तो मतलब तीनों आइसोटोप की सेम जगह होगी, कोई हाइड्रोजन की शक्ल हीलियम की जगह नहीं ले सकती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ड्यूट्रियम जाके हीलियम की जगह ले ले, हर एलिमेंट की अपनी जगह है, ठीक है। और जो सारे आइसोटोप्स हैं उनकी सेम जगह होगी। तो इनका और क्या कंसेप्ट था कि ऑल आइसोटोप्स will have same place, all isotopes will have same place, ठीक है। जो भी आइसोटोप्स हैं उन सब की सेम जगह होगी। और सेम क्यों होगी? क्योंकि जो भी आइसोटोप्स होते हैं किसी एक एलिमेंट के, ठीक है, ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट विल हैव सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एक ही जगह पे आएंगे तीनों सब जितने भी आइसोटोप हैं। क्यों एक ही जगह पाएंगे? क्योंकि उन सब का एटॉमिक नंबर सेम होगा, तो ये था मोज़ले का कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा बच्चों, जो हमारा अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी अगर हम फीचर्स की बात करें, प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो वो क्या होंगे? जो हमारा अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसको मोज़ले ने बनाया है वो किस बेस पे बनाया गया? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक। शाबाश, बताएं किस बेस पे हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो किस बेस पे बना हुआ है? ऑन द फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसकी बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे। जैसे हाइड्रोजन पहले नंबर पे आएगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम दूसरे नंबर पे आएगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 है,
लिथियम तीसरे नंबर पे आएगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो एलिमेंट्स को अगर अरेंज करना है तो किस बेस पे करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। हमारे अभी का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं, जिनको किस बेस पे अरेंज किया गया है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स की बेस पे। और ग्रुप्स कितने हैं? 18 ग्रुप्स हैं, ये भी आपको याद रखना है। मेंडलीव जी के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स थे, लेकिन यहाँ पे 10 और आ गए हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मोजले का पीरियोडिक टेबल है, उसमें 18 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं? कितने वर्टिकल कॉलम्स हैं? ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, आगे आपको बताया। वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं? मोजले के पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, यानी कि 18 ग्रुप्स हैं। चौथा पॉइंट, पीरियड्स कितने हैं? तो जो मोजले हैं उनके पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। लिख लेते हैं। तो पीरियड्स कितने हैं? 7, और यहाँ पे आएगा पीरियड्स, ठीक है। कितने पीरियड्स हैं? 7। तो मतलब पीरियड्स क्या होती हैं? शाबाश, हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है। क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल रोज। ग्रुप्स कितने हैं? 18 ग्रुप्स हैं, यानी 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। और पीरियड्स कितने हैं? 7 पीरियड्स हैं, यानी 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हीलियम होता है, ठीक है। और इस तरह से लाइक टोटल 18 यहाँ पे लाइनें लगी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे लाइक वर्टिकल लाइनें इस तरह की 1 2 3 4 कहाँ तक होनी चाहिए? 18 तक। वैसे ही लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 18। तो कितने लाइक वर्टिकल लाइंस कितनी होंगी? 18, यानी ग्रुप्स कितने होंगे? 18। और पीरियड कितने होंगे? ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइनें अगर लगाऊँ तो ऐसे, तो कितने होंगी? 7, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। कितनी होंगी? 7। और ये पीरियोडिक टेबल, और इसके एंड पे अलग से 2 सीरीज़ पाई जाती हैं जिनको बोला जाता है लेंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़। सर हमें क्या बता रहे हैं? हमें क्या करना है इन एफ ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ को? ये जो स्टार्ट में है ना, ये वाले एलिमेंट्स, ये मेटल्स हैं। ये कौन है? मेटल्स। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर डिटेल में पढ़ेंगे ये क्यों मेटल्स हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे। ये वाले जो हैं ये क्या हैं? मेटल्स हैं। और ये जो मिडल वाला आपको नज़र आ रहा पार्ट, ये है ट्रांजिशन मेटल्स का। ये किसका है? ट्रांजिशन मेटल्स का। किसका? ट्रांजिशन मेटल्स का। और बच्चों ये जो एंड पे है, ठीक है, ये है नॉन मेटल्स का। ये किसका है? नॉन मेटल्स का। फिर से एक दफ़ा, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारा ये पीरियोडिक टेबल है जिसमें वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं? 18, हॉरिजॉन्टल रोज कितनी हैं? बोलो शाबाश, 7। और एंड पे 2 सीरीज पढ़ी हैं जिनको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक सीरीज। क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक सीरीज, ठीक है। और बताइए मेटल कहाँ पे हैं? तो आप बोलोगे सर एक्सट्रीम लेफ्ट पे मेटल्स हैं। तो मेटल्स क्या हैं? एक्सट्रीम लेफ्ट पे ये मेटल्स हैं। मिडल में क्या है कोई बोले तो ट्रांजिशन मेटल्स हैं। क्या हैं? ट्रांजिशन मेटल्स हैं। देखिए मेटल से ट्रांजिशन कहते हैं बदलाव को, तो मेटल से आप नॉन मेटल में जा रहे हो तो दरमियान में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? ट्रांजिशन, ठीक है। तो मेटल्स दरमियान में ट्रांजिशन मेटल्स, और जो एंड पे लाइक एक्सट्रीम राइट पे, ये हमारी राइट साइड है, ठीक है, ये हमारी राइट साइड है। तो राइट साइड पे है वो क्या है? नॉन मेटल्स। वो तो शुरू में मेटल्स, फिर कौन है? शाबाश बोले, फिर ट्रांजिशन मेटल्स, और फिर कौन है? नॉन मेटल्स। फिर कौन है? नॉन मेटल्स। अच्छा बच्चों, पहले मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, नॉन मेटल्स। यहाँ पे हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो भी मौजूद है, उसमें भी अभी एक ऐसी चीज़ है जिसकी लोगों को, साइंटिस्ट को अभी समझ नहीं आई, ठीक है, कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मोजले ने भी एक जगह पे थोड़ा सा गड़बड़ किया है, ठीक है, पर उस गड़बड़ का सोल्यूशन क्या है वो अभी तक किसी को पता नहीं लगा। मे बी आप अगले साइंटिस्ट हो जिनको पता हो। उनकी गड़बड़ क्या थी? देखो आप लोग अभी तक जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो उसमें पहला एलिमेंट कौन होता है? बताओ शाबाश। ये कौन सी मुश्किल बात है सर? हमें पता है हाइड्रोजन होता है, ठीक है, पता है हाइड्रोजन होता है। तो ये हाइड्रोजन, लेकिन क्या आपको मैंने क्या बोला? यहाँ पे कौन है? पहले कौन आते पीरियोडिक टेबल में? सर मेटल्स आते हैं, दूसरे नंबर पे ट्रांजिशन मेटल्स, तीसरे पे नॉन मेटल्स। लेकिन और हाइड्रोजन तो पहले नंबर पे है, इस साइड पे है। तो हाइड्रोजन आप क्या सोच रहे हो कौन होगा? मेटल, नॉन मेटल? शाबाश बताइए। तो अब सबको यही लग रहा होगा कि मेटल जो है भाई, हाइड्रोजन जो है वो मेटल होता होगा। क्यों? मेटल वाली साइड पे रखा हुआ है टॉप पे, तो मेटल ही होगा ना, ठीक है।
लगता है कि हाइड्रोजन मेटल होगा, बट हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। बात समझ आई बच्चों, ये एक एक्सेप्शन है। इस साइड पे वैसे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब मेटल्स हैं, लेकिन इस साइड पे जो पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है वो एक नॉन मेटल है। अब इस हाइड्रोजन को कहाँ पर रखा जाना चाहिए साइंटिस्ट को समझ नहीं आई, तो इसीलिए उन्होंने इसको पहले नंबर पे रख दिया। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है हाइड्रोजन की पोजीशन। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी तक जो चीज़ गड़बड़ है वो हाइड्रोजन की पोजीशन है। हाइड्रोजन को सही कहाँ पर होना चाहिए, हाइड्रोजन की सही जगह क्या है पीरियोडिक टेबल में, वो किसी को नहीं पता। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, हालांकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ये आप याद रखो, ठीक है। एक्सेप्शन है हाइड्रोजन की कि हाइड्रोजन को मेटल वाली साइड पे रखा हुआ, लेकिन हाइड्रोजन एक्चुअल में क्या है, नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन का यहाँ होना एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक क्या है, एक्सेप्शन है। सो यहाँ पे मेटल्स होती हैं पीरियोडिक टेबल में, लेकिन हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, फिर भी इसको यहाँ पे रखा हुआ। दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क। सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल अ क्वेश्चन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ भी आपको लगता है कि जिसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं उसको इम्प्रूव करूँ और अगली दफ़ा ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ आपके सामने।